हेलो व्यूअर्स। बहुत दिनों से हम लोगों को इंतजार था कि बीसीसीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जो श्रीलंका दौरे के लिए इन्होंने टीम्स डिक्लेयर की हैं। और आज फाइनली बीसीसीआई ने टीम डिक्लेरेशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की और बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज भी की। अब मैनेज भी की का क्या मतलब है, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। लेकिन ज्यादातर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है ना, तो जो भी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है तो ऑब्वियसली वो अपने चुने हुए जर्नलिस्ट को बुलाती है। ये कोई ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। इसमें इनविटेशन के बाद ही जर्नलिस्ट आते हैं और इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को मैनेज किया जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई कंपनी हो या कोई कोई भी हो, और चाहे वो बीसीसीआई हो। तो आज की ये जो बीसीसीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की और उसके बाद मैनेज की, तो उसको मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए इसमें जो चुभते हुए सवाल थे वो आपको एक भी नजर आया क्या? आपने जितनी भी एनालिसिस अभी तक देखी होंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ये क्वेश्चन उठाया कि इसमें जो चुभते हुए सवाल पूछे जाने चाहिए थे वो तो किसी ने पूछे नहीं। आप लोगों को मैं बताता हूं, जो भी पार्टी ये ऑर्गेनाइज करती है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तो ऑब्वियसली वो अपना पक्ष रखने के लिए करती है। और यहां जितने जर्नलिस्ट आते हैं, आज मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि यहां पे इनके सबके खाने पीने का इंतजाम होता है। तो ये भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बीसीसीआई की, ये मुझे लगता है जर्नलिस्ट खा पी के इतना, या तो पहले ही उनको खिला पिला दिया था, तो वो इतने ज्यादा तृप्त थे कि उन्होंने कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जिनके आंसर्स हमको चाहिए थे। उन्होंने वो क्वेश्चंस पूछे जो बहुत कन्वीनियंटली आंसर किए जा सकते थे और जिनका आंसर हमको पहले से ही मालूम था। आप लोग अगर चाहें तो हमारा जो इंडियन टीम जो डिक्लेयर हुई थी श्रीलंका दौरे के लिए, ओडीआई और वनडे की, उसका हमारा एक एनालिसिस का वीडियो देख लें जो लास्ट हमने अपलोड किया था, और उसको मैं लगा भी देता हूं आई बटन में। आप चाहें तो देखें उसको, कि उसमें जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे उसमें कुछ तो बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चंस थे जिनको हमने एनालाइज किया था कि उनका आंसर यही होना चाहिए, जो कि लॉजिकल आंसर था, और उन्होंने वो दिया भी। गौतम गंभीर और अजीत आगरकर ने वही आंसर दिए। और जो क्वेश्चंस हमारे थे, जो बिल्कुल बर्निंग क्वेश्चंस जिनको कहा जाना चाहिए, वो क्वेश्चन किसी जर्नलिस्ट ने पूछे नहीं। और बहुत ही सटल तरीके से कुछ जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर उन्होंने वही दिया जो कि एक्सपेक्टेड था, जिनको हम डिस्कस करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। तो अब देखिए, जैसे सबसे पहले तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और हार्दिक पांड्या को जो वाइस कैप्टेंसी से हटाया गया, तो आप लोग अगर हमारा जो एनालिसिस का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हमने भी यही डिस्कस किया था कि हार्दिक पांड्या के टीम में कप्तान या वाइस कप्तान डिक्लेयर ना होने के सिर्फ दो ही रीजंस हैं। एक तो उसकी फिटनेस, जो कि अजीत आगरकर ने साफ साफ कहा, और फिर अजीत आगरकर ने बहुत दबे शब्दों में यह भी कहा कि हम ड्रेसिंग रूम से भी फीडबैक लेते हैं, तो प्लेयर्स का क्या जो कंफर्ट लेवल है और वो है, तो ये बात और कुछ नहीं है। कौन सा प्लेयर अब हार्दिक पांड्या को एज ए कैप्टन पसंद करेगा उसके एटीट्यूड की वजह से? तो हमने भी यही डिस्कस किया था और वही आंसर मिला हमको। और सूर्य कुमार यादव के बारे में ये कहा गया कि भाई चलो वो फिट रहते हैं और ठीक है, अब उसके अलावा तो और कोई चॉइस है नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा ने तो मना कर दिया, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया, बाकी विराट कोहली इंटरेस्टेड नहीं है, तो और कोई बचता भी नहीं है। बाकी जसप्रीत बुमराह को इन्होंने रेस्ट दिया है, इस वजह से वो भी कंटेंडर नहीं होता। अदरवाइज वो भी सूर्या की तरह ही एक सीनियर प्लेयर है जो कि कप्तानी का दावेदार हो सकता है। हालांकि पर्सनली मैं तो कभी भी नहीं चाहता कि किसी बॉलर को कप्तान बनाया जाए, क्योंकि वो उसका एक्चुअली जो भी उसका थॉट प्रोसेस है मैच के दौरान, या जो भी है, उसका सिर्फ बैट्समैन को आउट करने में उसका दिमाग इस्तेमाल होना चाहिए, बजाय इसके कि वो ये सोचे कि दूसरा बॉलर किस तरह से बॉलिंग करेगा और मैं कब बॉलिंग चेंज करूं और क्या करूं। वो सब करने से बॉलर का अटेंशन डाइवर्ट होता है और उससे अल्टीमेटली टीम को नुकसान होता है। तो एक बात तो ये हो गई। शुभमन गिल के बारे में वही कहा उसने जो कि हमने भी डिस्कस किया था कि ये तीनों फॉर्मेट खेलता है और अभी उसके अलावा कोई हमारे पास चॉइस नहीं है और कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है। तो एग्जैक्टली वही बात जो बिल्कुल लॉजिकल थी वही कही। यशस्वी जायसवाल के बारे में कोई बात नहीं हुई, रिंकू सिंह के बारे में भी कोई ज्यादा बात नहीं हुई। ऋषभ पंत के बारे में उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, चलो वो फिटनेस अभी देखेंगे उसकी टेस्ट टीम में क्या है क्या नहीं है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के बारे में जो बात हुई, तो उसमें उन्होंने वो कहा, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे ऑकवर्ड सिचुएशन थी उनके लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कह के निपटा दिया कि भाई अब 15 ही ले सकते हैं हम, और लोग बात परफॉर्म करते रहें और
आगे उनको मौका मिल सकता है। और ये अच्छा इसलिए है कि अभी जो टीम में जिन प्लेयर्स को लिया गया है इनकी जगह तो इन जो करंट टीम में प्लेयर्स डिक्लेयर हुए हैं उनके ऊपर प्रेशर रहेगा, तो सभी के ऊपर प्रेशर रहता है। लेकिन यहाँ पे संजू सैमसन के बारे में वो ज्यादा कुछ बोला नहीं, और यहाँ पे पत्रकारों को पूछना चाहिए था कि नहीं ये आपका आंसर ठीक नहीं है। संजू सैमसन तो डिजर्विंग है ना प्लेयर। संजू सैमसन से ज्यादा डिजर्विंग कौन हो सकता है? इतना लंबा परफॉर्म करता चला आ रहा है। लास्ट वनडे सीरीज में उसने आपको सेंचुरी बना के दी, उसके बाद आपने वनडे की टीम में ही उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो फिर फायदा क्या है? मतलब ये किसी ने भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो मुझे लगता है कि वो जो नाश्ता वाश्ता करके आए होंगे उसका वजन ज्यादा हो गया, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछ नहीं पाए ये लोग। तो बीसीसीआई के लिए बड़ा कन्वीनियंट है कुछ तो भी इस तरह की लीपापोती करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना। फिर उसके बाद एक फालतू क्वेश्चन, अब बताइए कौन पत्रकार है जो ये, मतलब मुझे समझ में आएगा कि ये जरा ईमानदारी से गया था क्वेश्चन पूछने, जो ये पूछ रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या है। अरे यार, किसको नहीं मालूम है कि उनका फ्यूचर क्या है? ये पत्रकार ऐसा काम करते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनको बीसीसीआई ने क्वेश्चंस लिख के दे दिए हैं, जिससे कि पहले ही टाइम तो डिक्लेयर्ड है कि भाई 20 मिनट की 15 मिनट की कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें जितने क्वेश्चंस आएंगे उनका आंसर देंगे हम। अब इसमें टाइम, ये क्वेश्चन पूछ के टाइम खराब करने का क्या मतलब है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का क्या फ्यूचर है? अरे यार, जब तक वो इतने बढ़िया बैट्समैन हैं, इतने बढ़िया प्लेयर्स हैं, वो जब तक चाहेंगे खेलेंगे। और पर्सनली तो मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि आदमी अगर 40 साल का भी है, लेकिन अगर सेंचुरी मार रहा है, टीम को जिता रहा है मैच, तो क्या प्रॉब्लम है? एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आदमी परफॉर्म कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो समझ में नहीं आता, ये अजीब सी बात है। ये क्यों इसको पूछ के टाइम खराब करना है? कौन उनको टीम से निकाल सकता है? अभी जो परफॉर्मेंस है उनकी, अभी जिस करंट फॉर्म में है, उसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा, बिल्कुल टाइम वेस्ट का क्वेश्चन है ये। और वो टाइम वेस्ट किया उसने, और उनको वही जवाब देना था जो उन्होंने दिया। क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ्यूचर के बारे में गौतम गंभीर और अजीत आगरकर कुछ बोल सकते हैं? क्या उनकी दम है कि वो बोल दें कि नहीं, उनको हम 1 साल बाद निकाल देंगे टीम से, या उनको हम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद निकाल देंगे? वो तो यही कह सकते हैं ना भाई, वो चाहें तो खेलते रहें 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, फिर 26 का वर्ल्ड कप, फिर 27 का वर्ल्ड कप, जब तक चाहें खेलें। क्या मतलब है यार? कितने भी 40 साल 41 साल कुछ भी उम्र हो जाने दो उनकी, अगर वो ऐसा ही खेलते रहें और ऐसी ही फिटनेस उनकी रहे तो क्या प्रॉब्लम है? अगर 40 साल की उम्र में रोहित शर्मा मिचेल स्टार्क के ओवर में फिर से 30 रन ठोक दे, मुझे क्या प्रॉब्लम है यार? मैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी। होना चाहिए ना ऐसा। लेकिन जबरदस्ती टाइम खराब, कोई फायदा नहीं। शिवम दुबे के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, एक भी क्वेश्चन। ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। रियान पराग के बारे में किसी ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा कि इसको आपने दोनों टीमों में कैसे ले लिया। आप अगर अभिषेक शर्मा को निकाल रहे हो तो आपने रियान पराग को कैसे ले लिया? किस परफॉर्मेंस के बेसिस पे लिया? देखिए, असम की टीम का वो कप्तान है रणजी ट्रॉफी का, तो असम की टीम ने रणजी ट्रॉफी में क्या परफॉर्म कर दिया? कौन से बहुत झंडे गाड़ दिए असम की टीम ने। और ऐसी बहुत सारी टीमें हैं जिसके बहुत सारे लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, आज व्यूअर्स मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मध्य प्रदेश के कितने प्लेयर्स हैं अभी जो करंट सर्किट में खेल रहे हो, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इवन आईपीएल में भी। अभी आवेश खान को आप जानते हैं, आवेश खान मध्य प्रदेश का प्लेयर है। उसके बाद वेंकटेश अय्यर एमपी की टीम को रिप्रेजेंट करता है, रजत पाटीदार करता है। अब आप एक काम करिए, रजत पाटीदार और ये आपका वेंकटेश अय्यर, इन दोनों की परफॉर्मेंस को रियान पराग की परफॉर्मेंस से आईपीएल में कंपेयर करें, रणजी ट्रॉफी में कंपेयर करें। और हम ऋतुराज गायकवाड़ को कैसे भूल सकते हैं? आप एक बात बताइए, सबसे ज्यादा कंपटीशन इस टीम में रियान पराग का किसके साथ था? संजू सैमसन, क्योंकि देखिए वो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, यहां मैं सिर्फ मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा हूं। संजू सैमसन, रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, आप इन तीनों के साथ आप इसकी परफॉर्मेंस जरा कंपेयर कर लें कि रणजी ट्रॉफी में, दिलीप ट्रॉफी में इन्होंने क्या किया है और रियान पराग की क्या परफॉर्मेंस है। देखिए, मुझे किसी से कोई प्रेम नहीं है और किसी से कोई नफरत नहीं है। मुझे रियान पराग से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो चाहता हूं जो भी प्लेयर टीम में आए वो इंडिया की टीम में आके परफॉर्म करे, लेकिन परफॉर्मेंस का एक बेसिस होना चाहिए, सिलेक्शन का एक बेसिस होना चाहिए। अभी असम के बहुत सारे लोग मुझसे पिछले वो एनालिसिस में ही नाराज हो गए जब मैंने कहा कि रियान पराग का नाम कैसे आ गया। अब आप लोग ये बताइए, मैं आसाम के लोगों से ही पूछता हूं, आप लोगों को इंडियन क्रिकेट की चिंता है या आसाम की? बहुत सारे, कुछ ने तो ये भी कहा कि अरे वो आसाम का पहला प्लेयर है, उसके अगेंस्ट आप कुछ मत कहो। मैं कुछ नहीं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मुझे किसी के अगेंस्ट क्या कहना है।
जिम्बाब्वे की टीम में जब 3 मैचेस रियान पराग ने खेले, उसमें उसने कुल मिला के 24 रन बनाए, 24 रन इन 3 मैचेस। इस बात को आप क्या क्या बोलते हो कि उसने 3 मैचेस में 240 रन बनाए? और ऋतुराज गायकवाड़ ने कितने रन बनाए थे, आप जरा बता दो मुझे। जितने लोग भी आप कह रहे हो कि रियान पराग को होना चाहिए, तो किस बेसिस पे होना चाहिए? आप परफॉर्मेंस कंपेयर कर लो, चाहे रणजी ट्रॉफी, चाहे आईपीएल, चाहे कुछ भी, जो मर्जी आप चाहो तो कंपेयर कर लो। रियान पराग का भी मुझे आईपीएल का रिकॉर्ड बता दो, ऋतुराज गायकवाड़ का भी बता दो, संजू सैमसन का भी बता दो, और रिंकू सिंह का भी बता दो। आप बता दो कि किसको होना चाहिए टीम में। और ये जब मैं रियान पराग की परफॉर्मेंस कंपेयर करने की बात कर रहा हूं, तो मुझे बाकी 3 प्लेयर्स कोई मेरे फेवरेट नहीं है। वो मेरे फेवरेट बने हैं परफॉर्म करके। रियान पराग जिस दिन परफॉर्म कर देगा, उस दिन वो मेरा भी फेवरेट हो जाएगा। और अभी अगर उसको मौका मिलेगा इंडियन टीम में खेलने का, जिसकी कि मुझे उम्मीद कम है, लेकिन अगर उसे मौका मिलेगा तो आई विल बी प्रेजिंग हिम लाइक एनीथिंग, प्रोवाइडेड ही परफॉर्म्स। मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे यही डर लगता है कि ये लोग अगर 22 साल की उम्र में रियान पराग को मौका दे देंगे, जो कि अभी बहुत अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ नहीं आया है, तो ऐसा ना हो कि वो यहां पे अगर फेल हो गया तो उसको ये लंबे टाइम के लिए बाहर कर दें। इसलिए फास्ट फॉरवर्ड करना किसी प्लेयर को ठीक नहीं होता है। एक्चुअली ये जो मेरा आर्ग्यूमेंट है, ये रियान पराग के फेवर में है, क्योंकि अभी आपने देखा है, वो भले उसको 5 साल हो गए उसको रणजी ट्रॉफी खेलते हुए या आईपीएल खेलते हुए, अभी उम्र उसकी 22 साल है। अभी यहां लोगों को मैच्योरिटी नहीं आती है, ना उतना एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से फास्ट फॉरवर्ड करने में अगर 1-2 मौके मिले और उसमें फेल हो गया, फिर क्या होगा? ये लंबे टाइम के लिए बाहर हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता था कि 1-2 सीजन इसको और खेलने देते। अभी उसकी उम्र उसके साथ है, अभी कौन सा, अभी 22 साल का ही है वो। अभी 1-2 सीजन और खेलता, अच्छे से अपना स्टेटमेंट देता, एक लंबा उसके पास एक्सपीरियंस होता या स्कोर कार्ड होता दिखाने के लिए कि मैंने ये किया, मैं रणजी ट्रॉफी में आसाम की टीम को सेमीफाइनल तक ले गया। अगर ऐसा परफॉर्मेंस हो तो क्लेम ज्यादा अच्छा बनता है। तो बजाय इसके कि आप लोग ये कहने लगो कि आसाम का अकेला प्लेयर है और उसको टीम में होना चाहिए, ऐसे तो बहुत सारी टीमें हैं जिनके बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको सबको टीम में होना चाहिए क्योंकि वो अपनी टीम के अकेले प्लेयर हैं। ये क्या बात हुई यार? थोड़ा देश के लिए सोचो। आप आसाम से ऊपर उठ के सोचो। आसाम हमारे लिए भी उतना ही प्रिय है जितना आप लोगों को। ऐसा नहीं, आप लोग भी हमारे देश के ही निवासी हो ना, ऐसा थोड़ी कि आप बिल्कुल विदेश से आ रहे हो। तो ये यहां पे मुझे ऐसा लगता है, इस तरह के आर्गुमेंट्स ना, ये पाकिस्तानी लोग इस तरह के आर्गुमेंट करते हैं, जो कि प्लेयर के प्रेम में पड़ जाते हैं, उन्हें देश की चिंता होती नहीं है। आप तो सारे लोग मुझे इसी बात का जवाब दे दो। रियान पराग की परफॉर्मेंस कंपेयर कर दो आप संजू सैमसन, रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ से, फिर उसके बाद बता दो आप किसको टीम में होना चाहिए। उसके बाद आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन किसी भी जर्नलिस्ट ने पूछा नहीं। शिवम दुबे के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, अक्षर पटेल के बारे में तो खैर पूछना ही नहीं था। वो जो डिजर्विंग है उनके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए थे वो इन लोगों ने नहीं पूछे। फालतू के क्वेश्चन पूछ के, नाश्ता पानी करके और अपने चले गए बस। और हम अपने यहां सिर ढूंढ रहे हैं कि ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है। अब देखिए, आज ये वाला मेरा एनालिसिस देखने के बाद आप जरा जाके बाकी चैनल्स की देखिए एनालिसिस की, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या एनालिसिस कर रहे हैं। वो वही बोल रहे हैं कि इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, उन्होंने वो जवाब दे दिया। अरे भैया, जो क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए थे वो तो पूछे ही नहीं गए, तो फिर क्या फायदा है? ये लीपापोती करने से क्या मतलब है? मुझे तो नहीं समझ में आया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई सिग्निफिकेंस, या इससे हमको कुछ नजर आया हो या कुछ। अब विराट कोहली और गौतम गंभीर के रिलेशनशिप के बारे में तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। वो दुनिया को पता है, हम किसी भी समझदार आदमी को मालूम है यार कि जब आप 2 अलग अलग टीमों से खेल रहे हो, आपके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि आप वहां फियर्स कॉम्पिटिटर्स हो और दोनों एग्रेसिव नेचर है दोनों का। तो ऑब्वियसली फिर लड़ाई झगड़ा होगा, ग्राउंड के ऊपर होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब एक कोच बन गया, दूसरा प्लेयर है, दूसरा मेन बैट्समैन है आपकी टीम का, वो दोनों साथ में कैसे नहीं चलेंगे यार? ये सब बेकार की बातें हैं। यहां पे भी ये बकवास क्वेश्चन पूछ के वो जर्नलिस्ट वो खाना पानी करके चला गया अपना। हमको तो कुछ हाथ नहीं लगा इससे। किसको ये भी जरा सा भी शक है कि इन लोगों में आपस में लड़ाई हो जाएगी यार? अजीब सी बात है। जसप्रीत बुमराह के बारे में पूछा गया क्वेश्चन, तो जसप्रीत बुमराह के बारे में बिल्कुल ऑब्वियस है, यही हमने भी एनालिसिस में अपने डिस्कस किया था कि जसप्रीत बुमराह इज सच ए डेलिकेट कमोडिटी कि उसको तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा।
बिल्कुल गौतम गंभीर ने जो कहा, अजीत आगरकर ने जो कहा कि भैया ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट, ये बॉलर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका वर्कलोड मैनेज करना पड़ता है, लेकिन बैट्समैन जो है उनको सारे मैचेस खेलने चाहिए, बिल्कुल खेलने चाहिए। तो इसमें तो बिल्कुल बीसीसीआई को प्रेशराइज करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी ज्यादा कुछ बखेड़ा खड़ा नहीं किया और शराफत से मान गए, मानना भी चाहिए, क्योंकि हम तो चाहते हैं भाई आप अगर जाके, बल्कि मैं तो ये कहता हूं अगर आपके पास टाइम है, बल्कि आप कोई और मैचेस नहीं चल रहे इंटरनेशनल, तो आप दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये मैचेस जाके खेलो। तो आपके साथ जो बच्चे बाकी खेल रहे हैं उनको कितना मोटिवेशन मिलेगा कि हम विराट कोहली के साथ खेल रहे हैं। तो इससे आपके डोमेस्टिक लेवल का भी कंपटीशन बढ़ता है, उसका लेवल इंप्रूव होता है। तो ये चीजें पता चलनी चाहिए ना। अब वही होता है कि रणजी ट्रॉफी में अब ये सारे लोग तो प्लेयर्स खेलते नहीं है, फिर वहां जयदेव उनाडकट जैसे लोग जो हैं वो एक एक मैच में 10-10 विकेट ले लेते हैं, फिर उसके बाद वो इंडियन टीम में आ जाते हैं, फिर इंडियन टीम में आके सब कबाड़ा कर देते हैं वो, क्योंकि डोमेस्टिक में उतना कंपटीशन नहीं मिलता है ना। जब टॉप प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो क्या होगा। तो यहां पे मैं कहूं कि नहीं, वेंकटेश अय्यर को भी ले लेना चाहिए इंडियन टीम में, रजत पाटीदार को भी ले लेना चाहिए, आवेश खान को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि वो मेरी होम स्टेट जो है मध्य प्रदेश उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो मैं देश के लिए कोई सही बात नहीं कर रहा हूं ना। आप व्यूअर्स गवाह हो, मैंने आवेश खान को कितना क्रिटिसाइज किया। ये बस चला आता है ये 130 की स्पीड में बॉल फेंकने। अब यहां पे मैं अपना प्रेम दिखाने लगूं कि नहीं तो मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं तो इसको ले लो टीम में, इसीलिए मैं आसाम का रहने वाला हूं इसलिए मैं रियान पराग को ले लूं टीम में। ये कौन सी बात है यार, परफॉर्म करने दो। सारे कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स जितने हैं उस लेवल पे, उस पोजीशन पे खेलने वाले, उस सिचुएशन में खेलने वाले और उस कैटेगरी को बिलोंग करने वाले, चाहे ओपनर, मिडिल ऑर्डर या फिर ऑलराउंडर या फिर बॉलर, आप अपने साथ वालों के साथ कॉम्पीट करके उसमें आउटस्मार्ट करो लोगों को और टीम में आओ। हम सपोर्ट करेंगे, चाहे आप बिल्कुल कहीं के भी रहने वाले क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है। हमारे लिए तो पूरा देश एक है और हम देश के लिए बात कर रहे हैं। हमें ना आसाम से मतलब है, ना एमपी से, ना किसी से। कोई भी टीम, आप पूरी टीम आसाम से बना दो, डिजर्विंग हो प्लेयर्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल सपोर्ट देम, बट आई विल कॉल देम एज इंडियन टीम प्लेयर्स। मैं आसाम का प्लेयर नहीं बोलूंगा या एमपी का प्लेयर नहीं बोलूंगा। आज आप लोगों को पहली बार ये पता चल रहा होगा कि मैं एमपी का रहने वाला हूं और एमपी के ये प्लेयर्स हैं, आपको तो पता है। आईपीएल में कितनी ज्यादा बहस हो गई थी कि अभिषेक शर्मा को ले लो, अभिषेक शर्मा पंजाब की टीम से, ये अभिषेक शर्मा और शशांक सिंह, ये दोनों एमपी की टीम को खेलते हैं। कितने लोगों ने ये बात कहा कि अरे अभी वर्ल्ड कप की टीम डिक्लेयर होने वाली, अभिषेक शर्मा को भी ले लो, शशांक सिंह को भी ले लो। आई वॉज द वन हु क्रिटिसाइज कि यार ये क्या फालतू बात कर रहे हो आप लोग। अभी आईपीएल के 2-2, 3-3 मैचेस में परफॉर्म किया इन लोगों ने, इनको इंडिया की टीम में ले लो जबरदस्ती। क्यों, मैं भी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं भी कह सकता था नहीं हाँ लो इनको। अरे और इन लोगों के तो कोचेस से मेरे पर्सनल पहचान है इन लोगों से। ये अभिषेक शर्मा, शशांक सिंह, इनके जो कोच हैं ये मैं इनको पर्सनली जानता हूं। तो क्या मेरी वीडियोस देख के इन लोगों को बड़ी खुशी हुई होगी कि मैं मना कर रहा हूं कि इनको मत लो। लेकिन ये देश की बात है यार, आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो कि 2 मैच में परफॉर्म किया। अभी रियान पराग ने 5 साल खेलने के बाद इस आईपीएल में खेला है और उसमें भी सच्चाई आप लोगों को पता है, जब खेलना चाहिए था तब रन नहीं बनाए इसने। तो ये थोड़ा सा सोचना चाहिए, देश के लिए सोचो आप, अपने आसाम से उठ के सोचो। ये हम भी सपोर्ट करेंगे, उसको पहले परफॉर्म करने दो आप। तो ये बीसीसीआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मेरे लिहाज से तो बिल्कुल ही टाइम वेस्ट और इसका कोई फायदा नहीं। लीपापोती करके ये लोग चले गए, जर्नलिस्ट भी खा पी के चले गए, पता नहीं बहुत लगता है ज्यादा ही अच्छा नाश्ता वाश्ता दे दिया इनको, शायद लंच का भी बहुत अच्छा प्रॉमिस कर दिया होगा, फिर और भी पता नहीं क्या हो सकता है जो दे दिया हो इनको, मुझे पता नहीं। क्योंकि मुझे तो यही लगा सारे मतलब बहुत ही कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में, बहुत ही शानदार सिंपल क्वेश्चन पूछ पाछ के और वही ऑब्वियस जो आंसर्स थे वो लेके और लिख के चले गए और सारी दुनिया के चैनल्स कह रहे हैं अरे वाह देखो ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, फलाना क्वेश्चन, ढिकाना क्वेश्चन। मुझे लगता है मेरे अलावा कोई भी आदमी ये बात नहीं कर रहा होगा कि ये बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम था। हमारा भी टाइम खराब किया, खुद का भी टाइम खराब किया, बीसीसीआई के पैसे बर्बाद किए। और कहने को ये, चूंकि मैंने ये क्वेश्चन किया था कि भाई ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है मेरे जैसे और भी जो बड़े लोग होंगे वो पूछ रहे होंगे। मैं तो खैर बहुत ही छोटा मेरा चैनल है, लेकिन बाकी लोगों की बातें पहुंची होंगी इन तक, या इनको खुद ही शर्म आई होगी कि भैया हमने टीम में तो सिलेक्ट करके उल्टा सीधा कबाड़ा किया है, तो अब जनता तो गाली दे रही होगी, तो चलो मुंह दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। तो ये उसी तरह के मुंह दिखाई की रस्म अदा करके और ये लोग चले गए।
तो बस ये है। तो मुझे तो आप बताइए व्यूअर्स, आप लोगों का क्या व्यू है इस बारे में। मुझे तो लगता है इट वाज अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, और कोई हमको आंसर मिले नहीं, जो ढंग के क्वेश्चंस थे वो हुए नहीं। तो अब आप लोग बताइए कमेंट्स में लिख के कि आप लोगों का क्या व्यू है इस बारे में। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। एंड अभी मुझे लगता है कि एक वीडियो मुझे करने की बड़ी इच्छा हो रही है। बहुत दिनों से चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में चल रही है और ये भिखारी पाकिस्तानी बहुत बकवास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनके बारे में जरा एक हम एनालिसिस का एक वीडियो बनाएंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, और इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, और एक्चुअली ये क्यों हो रहा है, और पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं और उसका क्या मतलब है। तो आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स फॉर दिस एनालिसिस. I look forward to meeting you again soon. This is Vikas Saxena, the Biased Analyst. Thank you so much.